आप लोगों की पहले क्लास हो रही थी? अनुषा, शाहिद, जी मैम हो मोहसिन, रही है। ताहिर, आप लोगों की क्या पहले क्लास हो रही थी? अभी आप लोगों की क्लास हुई है या नहीं? यस मैम हुई है। अभी एंड हुई है या पहले एंड हो चुकी थोड़ी देर पहले? मैम मेरा तो इंटरनेट का इशू था इसलिए मैंने तो नहीं अटेंड की वो। मैम जी आपकी वो मैकेनिक्स की क्लास हो रही थी अभी और आपने लिंक सेंड कर दिया तो बाकी स्टूडेंट्स वो ले रहे हैं, हमने ये ज्वाइन कर लिया। 4 बज गए थे, सर से कहेंगे बस करें या मैडम पढ़ा रही हैं तो उनसे भी कहें बस करें। मैम एंड हो गई है, मीटिंग्स कर दी है। चलें ठीक है। जी चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट करना है आज। इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस, इसके अंदर इंट्रोडक्शन है, फीचर्स हैं, बेसिक हिस्ट्री है, स्ट्रक्चर डिफाइन है, उसके अलावा सी प्लस प्लस को कैसे इंस्टॉल करना है, उसको टर्बो सी प्लस प्लस का नेम क्यों दिया गया है, ये सारा की सारी जो डिटेल है, ये छोटा सा चैप्टर है, 5 to 6 पेजेस का है। इसके अंदर पूरी डिटेल है यहाँ पे चैप्टर्स की। चैप्टर ओवरव्यू भी यहाँ पे दिया हुआ है, हर चैप्टर के साथ उसका ओवरव्यू भी है। सबसे फर्स्ट पे हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस, उसमें फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस भी डिफाइन है, सी प्लस प्लस क्यों बेनिफिट है, उसके बेनिफिट जो हैं उसके एडवांटेजेस भी हैं डिफाइन आउट यहाँ पे, और वो बाकी लैंग्वेजेस से क्यों ज़्यादा एक्यूरेट है, ये भी सारा का सारा इसके अंदर डिफाइन है। सबसे जो फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस है, उसमें इसकी सबसे फर्स्ट पे हिस्ट्री है। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? यस मैम। जी मैम। हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस है। लास्ट टाइम भी जब हम लोगों ने किया था, मैंने आपको वहाँ पे भी डिफाइन किया था, पिछले चैप्टर के अंदर भी, जहाँ पे सी प्लस प्लस और बाकी लैंग्वेजेस थी, कोबाल वगैरह, फॉरट्रान वगैरह, वहाँ पे इनका छोटा सा जस्ट रिव्यू था। इसमें सी प्लस प्लस का भी रिव्यू वहाँ पे डिफाइन था थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा डिटेल दी हुई है। Many new programming languages appeared during in 1960. The computer at that times were still in early stages of development. 1960 के अंदर कंप्यूटर जो था वो अर्ली स्टेजेस की डेवलपिंग में था, इसकी लैंग्वेजेस डिफाइन आउट की थी। उसके अलावा इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग थी वो भी डिफाइन आउट थी। सबसे पहले जो डिफाइन आउट होने वाली लैंग्वेजेस थी 1960 के अंदर, वो फोर्ट्रॉन थी। उसके बाद जो लैंग्वेज डिफाइन आउट हुई है वो कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सीपीएल लैंग्वेज से बोला जाता था, 1963 में डिफाइन हुई थी, वो इंट्रोड्यूस हुई थी 1960 में। उसके अलावा एल्गोल और फोर्ट्रान जो थी वो ज़्यादा स्पेसिफिक थी बनिस्बत ऑफ सीपीएल के, क्योंकि इनके अंदर फर्दर जो थी वो ज़्यादा चेंजिंग की गई थी प्रोग्रामिंग को मज़ीद फास्ट करने के लिए। इसके अंदर बहुत सारी प्रोग्रामिंग जो थी वो मज़ीद ऐड की गई थी, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लर्न। मार्टिन रिचर्ड डेवलप BCPL। CPL जो है पहले भी मैंने डिफाइन किया अभी कि कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये ज़्यादा जो थी वो हाई लेवल की लैंग्वेज थी, इसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल था। इसको लर्न करने के लिए मार्टिन रिचर्ड ने दोबारा से लैंग्वेज जो थी वो इंट्रोड्यूस की थी, इसको नेम देके बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यानी कि इसमें CPL लैंग्वेजेस और कंबाइंड लैंग्वेजेस थी, उसका बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया था सबसे पहले, फिर उसको फर्दर आगे दोबारा स्पेसिफिकेशंस की थी CPL के अंदर। केन थॉमस क्रिएट द लैंग्वेज बी इन 1970। केन थॉमस ने 1970 के अंदर लैंग्वेज बी की थी। बी लैंग्वेज जो है उसी से आगे फर्दर सी लैंग्वेज ड्राइव की गई थी। सी लैंग्वेज वाज ड्राइव फ्रॉम बी लैंग्वेज। द बी लैंग्वेज प्रोवाइडेड द बेसिक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सी। ये बेसिक लैंग्वेज थी सी, फिर सी लैंग्वेज से फर्दर उसकी ओरिजिनलिटी को चेक करते हुए, उसकी डिज़ाइनिंग डिफरेंट करते हुए
सी प्लस जो है वो डिफाइन की थी। द अर्ली वर्जन ऑफ सी वाज नाउन एज के एंड आर। के एंड आर दोनों जो थे वो हमारे पास लेबोरेटरीज के अंदर डिफाइन आउट होने वाले करने वाले जो भी प्रोग्रामिंग को डिफाइन करने वाले प्रोग्रामर्स थे उनके नेम है क्रिंगन एंड रिचर्ड। इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था सी को सबसे पहले। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट में ये डेवलप हुई थी। उसके बाद इसको कन्वर्ट किया गया इसके न्यू वर्जन में, ओल्ड वर्जन से। न्यू वर्जन से जब ओल्ड वर्जन में कन्वर्ट किया गया तो इसके अंदर बहुत सारी चेंजिंग मजीद की गई, मजीद एक्यूरेट बनाया गया इसे। उसके बाद 1980 के अंदर बेल लैब्स के अंदर बजर्न स्ट्रॉपस्टप ने इसको C++ का नेम देते हुए मजीद इसके अंदर चेंजिंग करके इसको डिफाइन किया था। ये सी की ही क्लासिफिकेशन थी जो C++ के अंदर की गई थी। प्लस का नेम इसे जस्ट इसीलिए दिया गया है क्योंकि फर्दर इसके अंदर मजीद चेंजिंग की गई थी, इसलिए इसको सी के बाद उसने C++ का नेम दिया। इसको नेम चेंज नहीं किया कि जैसे बी से सी लैंग्वेज क्रिएट हुई है, बी खत्म हो गया नेम, फिर सी आ गया, सी से फर्दर C++ हुई है। सी के अलावा भी नेम दिया जा सकता था, लेकिन उसने उसी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग की चेंज करते हुए आगे फर्दर C++ डिफाइन किया। C++ लैंग्वेज जो है इस वक्त बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है, C++ और जावा। लेकिन C++ जो है वो और ओवरऑल प्रोफेशनल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होती है। जावा जो है वो ज़्यादातर गेम्स के लिए अब रह गई है, इसलिए उसको मोर पॉपुलर की कंडीशन दी जाती है, लेकिन कुछ मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर, ओवरऑल फील्ड्स के अंदर नहीं दी जाती। फीचर्स ऑफ C++ है यहाँ पे। C++ के फीचर्स हैं। फीचर से मीन उसकी इंपॉर्टेंस है, किस फॉर्म में ये इंपॉर्टेंट है बाकी डिफरेंट लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग। ये सबसे पहले तो है लो लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज हमने पढ़ी थी पहले लास्ट चैप्टर के अंदर। उसके अंदर लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर अच्छे से अंडरस्टैंड करता है। सबसे फर्स्ट पे है इसका पॉइंट, इसी से अकॉर्डिंग है लो लेवल लैंग्वेज से। Convenient languages है। C++ is very convenient language. It provides many facilities in easier way that are difficult to use in the low level languages. बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं C++ लैंग्वेजेस के अंदर ताकि उसको लो लेवल लैंग्वेज के साथ कंपेयर किया जाए। लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर अच्छे से अंडरस्टैंड करता है। प्रोग्रामर्स कैन राइट कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स मोर इजी एज कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। जैसे लो लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम को लिखना बहुत कॉम्प्लेक्स है क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट कोड्स के अंदर और बाइनरी कोड्स के अंदर मेंशन किया रहता है, जो कि असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेजेस की दोनों ही डिफिकल्ट लैंग्वेजेस हैं। C++ में इसको कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को हम इजी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग लिखेंगे, वो ऑटोमेटिकली ही लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंडली है वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। C++ इज वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। इट्स सिंटैक्स इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आगे इसके अंदर इसका सिंटैक्स भी डिफाइन किया जाएगा कि कैसे इसको टाइप आउट करते हैं, कैसे लिखते हैं। 1 बाय 1 सारा प्रोसेस डिफाइन है। बहुत इजी है, इसको याद रखना भी बहुत इजी है कि इसके सिंटैक्स को किस टाइप में हमने माइंड में रखना है। केस सेंसिटिविटी है। C++ इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ये बहुत सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसके अंदर बहुत सारी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम लो वर्ड्स के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। मुख्तलिफ कीज डिफाइन है। लोअर केस का वर्ड यहाँ पे यही यूज़ किया गया कि यहाँ पे मुख्तलिफ कीज़ हैं जो सोर्स कोड को प्रोवाइड करती हैं। हमें सोर्स कोड प्रोवाइड नहीं करना पड़ता, हम जस्ट कीज़ डिफाइन करते हैं, कीज़ को टाइप करते हैं, ऑटोमेटिकली जो है स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पे है मशीन इंडिपेंडेंस है। C++ लैंग्वेज प्रोवाइड मशीन इंडिपेंडेंस है। इसमें ऑटोमेटिकली ही मशीन के अंदर इसकी कोडिंग डिफाइन होती है। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हम C++ में मेंशन करते हैं, लेकिन हमारा कंप्यूटर जो है वो इसको ईजीली प्रोसेस करता है। प्रोसेसिंग फॉर्म जो है वो एग्जीक्यूशन फॉर्म जो है वो बहुत इजीली करता है। इट इज़ प्रेफरेबल टू राइट प्रोग्राम इन C++ रेदर देन मशीन लैंग्वेजेस। मशीन लैंग्वेजेस से ज़्यादा बेहतर है, कहता है हम प्रेफर करते हैं C++ लैंग्वेज को, क्योंकि ऑटोमेटिकली ही कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग जो है वो एग्जीक्यूट करने के लिए C++ जब हम डाउनलोड करते हैं खुद ही इस कंप्यूटर के अंदर उसकी प्रोग्रामिंग क्रिएट हो जाती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। यहाँ पे मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगी, मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बताएंगे क्या चीज़ है। ऑब्जेक्ट्स बताएं। लास्ट पे जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर टॉपिक किया था कल, उसके अंदर एक वर्ड था ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में बेसिकली कौन सी चीजें आ रही थी? मैम ऑब्जेक्ट में डाटा और फंक्शंस आते हैं। बिल्कुल, डाटा और फंक्शंस आते हैं। डाटा और वो फंक्शंस किस पर्सन टाइप और के होते हैं? थिंग्स को मैम पर्सन थिंग्स इस तरह। बिल्कुल वही चीज यहाँ पे दोबारा से उसने दे दी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर।
C++ ईजीली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स को कन्वर्ट कर देता है डिफरेंट टेक्निक्स के अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग के अंदर। हमें उसको प्रोग्रामिंग के अंदर कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती, वो ऑटोमेटिकली ईजी हो जाता है। यही इसके अंदर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। C++ is an object-oriented language. In object-oriented techniques, the programs are written on the basis of objects. An object is a collection of data and function. वही है सेम जो कल हमने किया था, वही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की दोबारा से उसने यहाँ पे डिटेल मेंशन की हुई है, और ऐसे इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, सेम वही है प्रोसेस सारा का सारा। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है। C++ लैंग्वेजेस प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में हम मॉडल्स बनाते हैं, जैसे लास्ट टाइम भी बिल्डिंग का मॉडल के अकॉर्डिंग उसने एग्जांपल दी थी। स्मॉल मॉडल्स में हम कन्वर्ट करते हैं अपनी स्टेटमेंट को, फिर हम उसको मॉडलिंग करते हैं 1 by 1 प्रोसेस के अकॉर्डिंग। तो C++ के अंदर भी मॉडलिंग की जा सकती है, 1 by 1 वर्क जो है वो प्रोसेस किया जा सकता है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज। द स्टैंडर्ड C++ लाइब्रेरी इज अ सेट ऑफ फंक्शन। इसके अंदर फंक्शंस होते हैं, कांस्टेंट, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, सारा कुछ डिफाइन आउट होता है। हमने जैसे इसको सिलेक्ट करना होता है, प्रोग्राम पूरा का पूरा लिखना नहीं पड़ता, उसके अंदर जस्ट सम कीज जो हैं वो डिफाइन आउट करनी पड़ती हैं, ऑटोमेटिकली जो है वो हमारा वर्क जो है वो ईजिली हो जाता है। हार्डवेयर कंट्रोल, इससे हार्डवेयर भी कंट्रोल रहता है, ज़्यादा प्रोसेस का डाटा हमें डिफाइन नहीं करना पड़ता। हार्डवेयर जो है उसकी मेमोरी जो है वो स्टॉप आउट रहती है, जितनी भी हम वर्किंग करते हैं हमें डिटेल से डाटा नहीं देना पड़ता, उसके हिसाब से हमारे वर्ड्स जो हैं वो बढ़ते नहीं हैं, डाटा जो है वो कंप्लीट शॉर्ट वर्ड में रहता है, क्योंकि बाकी कीज जो है ऑटोमेटिकली इसके अंदर डिफाइन है, जो ऊपर हम कर चुके हैं। स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज के नेम उसने दिया है कि उसके अंदर कॉन्स्टेंट, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स वगैरह सारा कुछ प्रोवाइड्स हैं। प्रोग्राम लिखते वक्त हमने सिर्फ उनको अपने टाइमिंग बचाने के लिए सिर्फ वहाँ से सिलेक्ट करना, ऑटोमेटिकली वो कन्वर्टिंग करेगा। ब्रेविटी है। C++ इज अ स्मॉल लैंग्वेज, इट हैज़ अ स्मॉल नंबर ऑफ कीवर्ड्स। इसमें कीवर्ड्स की बहुत स्मॉल वर्डिंग की जाती है। इसमें प्रोग्रामिंग करते वक्त वर्डिंग जो यूज़ की जाएगी उसमें अल्फ़ाबेट्स, एक अल्फ़ाबेट एक स्पेसिफिक नेम को, एक स्पेसिफिक प्रोग्राम को डिनोट करेगा। हमें वहाँ पूरा नेम नहीं लिखना पड़ेगा, पूरा प्रोग्राम डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, हमें स्पेसिफिक कीज देनी पड़ेंगी जो ऑटोमेटिकली ही बहुत पावरफुल डेवलपमेंट करती है हमारे प्रोग्राम को। स्पीड है, इसमें स्पीड इसकी काफ़ी अच्छी है बाकी प्रोग्रामिंग की निस्बत। टाइम जो है वो कम लगता है प्रोग्रामिंग लिखने में, क्योंकि ऑटोमेटिकली ही इसके फीचर्स में पीछे डिफाइन किया हुआ है कि इसके अंदर वर्ड्सिंग जो है वो सारी की सारी लिखनी नहीं पड़ती, इसमें शॉर्टकट कीज हैं, ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करने पड़ते हैं, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। पॉपुलर लैंग्वेजेस, ऑब्वियसली C++ सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेजेस है। इसको डेली लाइफ में काफ़ी सारी फील्ड्स के अंदर यूज़ किया जा रहा है प्रोग्रामिंग के लिए। C कंपैटिबिलिटी, C लैंग्वेजेस के साथ C++ की जो कंपैटिबिलिटी है, C की ही ये फर्दर नेक्स्ट जनरेशन है। इसमें कंपैटिबिलिटी जो है वो C++ इज अ बैकवर्ड कैपेबिलिटी विद C लैंग्वेजेस। C लैंग्वेज जो है वो बैकवर्ड लैंग्वेजेस है, क्योंकि C++ जो है उसकी फर्दर आगे न्यू जनरेशन है। Any code written in C can easily be included in a C++ programming without hardly making any change. C++ के अंदर जो कोडिंग की गई है वही C के अंदर जो कोडिंग थी वही C++ के अंदर प्रोग्रामिंग की गई है, लेकिन अब जो है उसके अंदर थोड़ी चेंजिंग की गई है ताकि जो है वो हमारा वर्क जो है वो ज़्यादा ईजी हो जाए। फर्दर नेक्स्ट है बेसिक स्ट्रक्चर। अब C++ का मेन स्ट्रक्चर है, इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं, ब्रैकेट्स होंगी, साइंस होंगे, डैश के साइन है, स्लैश का साइन है, बॉक्स का साइन है, वो सारे के सारे साइन किस किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, स्ट्रक्चर बेसिक इसका यही है। द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग प्रोग्राम इन C++ इज कॉल्ड इट्स स्ट्रक्चर। C++ के अंदर प्रोग्राम को राइट करने के लिए जो फॉर्मेट डिफाइन किया जाएगा वो इसका स्ट्रक्चर है। फॉर्मेट के अंदर डिफरेंट पावर्स जो हैं वो यूज़ होंगी, इसमें हमारी लैंग्वेज जो है वो मज़ीद पावरफुल हो जाती है, क्योंकि हम शॉर्टकट बेस यूज़ कर रहे हैं, पूरा डिटेल वे जो है वो यूज़ नहीं कर रहे। सबसे पहले इसकी 3 जो हैं फॉलोइंग पार्ट्स हैं, उसको फॉलोइंग पार्ट्स में कन्वर्ट किया गया है। प्री प्रोसेसर है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। Preprocessor directive is an instruction given to the compiler before the execution of actual program.
प्रोसेसर डायरेक्टिव इज आल्सो नाउन एज कंपाइलर डायरेक्टिव। कंपाइलर बताएं सबसे पहले मुझे, लास्ट लेक्चर अगर किसी ने रीड आउट किया है तो। कंपाइलर और प्रोसेसर के अंदर क्या डिफरेंस है? मंडे को जो लेक्चर किया था उसके अंदर हमारे पास कंपाइलर और प्रोसेसर दोनों डिफाइन किए थे मैंने। हम अपनी प्रोग्रामिंग जो करते हैं, टाइप करते हैं, कंपाइलर जो है उसे कंप्यूटर की इजी कोडिंग में कन्वर्ट करता है और देन फंक्शन जो है वो कंपाइल होता है। और जब वो कंपाइलिंग से फंक्शन कन्वर्ट होता है सिंपल वर्डिंग में, जो वो प्रोसेस है वो प्रोसेसर कहलाता है। उसके अंदर जो वर्किंग होती है ऑटोमेटिकली वो हमारी प्रोसेसर की फॉर्म होती है। यही चीज़ यहाँ पे डिफाइन है। इंस्ट्रक्शन जो है वो कंपाइलर के अंदर जाती हैं एग्जीक्यूशन होने से पहले, ताकि एक्चुअल प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो सके इजीली, कि उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस डिफाइन आउट हैं वो कंपाइलर के अंदर डायरेक्टिविटी नहीं फॉर्म करती, उसके अंदर पहले कन्वर्ट करती हैं, फिर फर्दर जो है उसको प्रोसेस करती हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ C++ कंपाइलर। अब ये प्रोसेसर जो है ये पार्ट है C++ कंपाइलर का, इसकी मॉडिफिकेशन के अंदर ये यूज़ होगा। The semicolon is not used at the end of preprocessor directives। अब यहाँ पे उसने एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कि सेमीकोलन जो है वो इसके अंदर हम यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो वर्डिंग यूज़ हो रही है इसके लिए सिंबल यूज़ हो रहा है, वो ये सिंबल यूज़ हो रहा है। ये बॉक्स वाला सिंगल यूज़ हो रहा है। द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट विद हैश, से हैश बोलते हैं, हैश सिंबल। हम इस वक्त जो कर रहे हैं वो C++ का स्ट्रक्चर कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग जो स्टार्ट करनी है हमने, प्रोसेसर्स के अंदर जो भी प्रोग्राम देना है ऑटोमेटिकली जो राइट है उसके लिए सिंबल कहता है जो यूज़ होगा, वो सिंबल हमारे पास हैश का सिंबल यूज़ होगा। फर्दर सारा का सारा प्रोग्राम जो है वो टाइप नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली ही जो हमने पहले टाइप किया होगा उसे हमने एक स्पेसिफिक नेम देते हुए यहाँ पे इस सिंबल के साथ यूज़ करना है। ये वर्क जो है ये हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहलाता है, कि हमने इसको प्रोसेस नहीं किया। प्री प्रोसेसर का क्या मतलब होता है? ऑटोमेटिकली ही प्रोसेस हुआ हुआ डायरेक्टली हमने सिर्फ उसको यहाँ पे यूज़ करना है। जो वर्ड है प्री प्रोसेसर, प्रोसेसर का मतलब है कि पहले से प्रोसेस हुआ है प्री प्रोसेसर की फॉर्म में, एंड फर्दर उसको डायरेक्टिव का मतलब यहाँ पे उसने लिया कि डायरेक्ट ही हमने उसको यूज़ करना है। यूज़ कैसे करना है? यूज़ के लिए उसने यहाँ पे डिफाइनिंग की है कि इंक्लूडिंग प्री प्रोसेसर, जो हमारे पास पहले से प्रोग्राम फाइल में बना हुआ है उसे हमने हीडर फाइल के तौर पे डिफाइन करना है। तो हमने अपना स्लैश का साइन देना है, इंक्लूड का वर्ड, कि ऑटोमेटिकली जो प्रोग्रामिंग डिफाइन की हुई है हमने सिर्फ उसका यहाँ पे नेम देना है, और ये जो नेम दिया हुआ है एंगल्स के जो साइंस हैं उसके अंदर ये नेम दिया हुआ है, कोई सा भी नेम है, आयोस्टीम के नाम से है, ये सिर्फ फाइल है पहले से। नीचे डिफाइन भी किया उसने, द अबव स्टेटमेंट टेल्स द कंपाइलर टू इंक्लूड द फाइल iostream.h इन सोर्स प्रोग्राम बिफोर कंपाइलिंग। ऑटोमेटिकली ही कंपाइलर जो है इस फाइल को डिफाइन करेगा, हमें ये फाइल पूरी यहाँ पे लिखनी नहीं पड़ेगी, और हमारा कंपाइलर जो है इसको डिफाइन आउट करते हुए फिर हमारा जो प्रोग्राम है उसे कंपाइल करेगा। मैम इसका मतलब ये है ना कि मतलब इस लाइब्रेरी के अंदर से हम जो भी मतलब के वर्ड यूज करेंगे, जो भी सिंबल्स यूज करेंगे, वो सिर्फ इसी लाइब्रेरी में से उठाएंगे, मतलब बिल्कुल इसी iostream में से। लाइब्रेरी में से होंगे। C++ के ऊपर जो फीचर्स थे उसके अंदर उसकी लाइब्रेरी भी थी। जी मैम। ठीक मैम है, मैंने उसकी अभी ज्वाइन किया लाइब्रेरी के इसको। अंदर से ही वो वर्ड्स हम चूज करेंगे, उसके अंदर इस टाइप के प्रोग्राम्स होंगे, सिर्फ उसके नेम्स जो हैं वो हम यूज करेंगे। कंपाइलर उसे कंपाइल करने से पहले हमारे प्रोग्राम को, उस सोर्स प्रोग्राम को यहाँ पे डिफाइन करेगा, जो भी आप यहाँ पे नेम देंगे। और ये नेम देने के लिए ये जो सारी फाइलिंग है ये हीडर फाइल्स कहलाती हैं। हीडर यस मैम। हाइड से लफ्ज निकला हुआ है कि हाइड की हुई है फाइल्स, लेकिन यहाँ पे इंक्लूड जरूर है। हीडर फाइल्स हैं, अब हीडर फाइल्स को मैम किस अगर टाइप में हमने टाइप करना है? जी जी बोले। मैम
मैम अगर ये बैक एंड पे जो काम चल रहा होता है मैम, हमारे सामने तो सिर्फ एक सिंपल प्रोग्राम आएगा ना, उसमें से मैम हमने फर्ज करें कि कमांड दी है, उसमें से हमें पता हो कि हमने ये चीज शो करवानी है स्क्रीन पे। लेकिन मैम हम जो इसके बैक एंड पे काम चल रहा होता है मैम, जिस तरह लाइब्रेरी में से ये मतलब मखसूस सिंबल्स मैम चुनना, और वो मैम अगर वो पढ़ने हो मतलब वो कहाँ से मिलेंगे मैम? वो अब सी जिस तरह ये प्लस वाली प्लस के ऊपर ही, लाइब्रेरी। यही बताती हूँ, यस जहाँ पे मैम। ये चूज करने हैं आपने प्रोग्रामिंग के जी मैम। सेपरेट, इसको चूज करें, ओपन करेंगे तो वहां पे सारा प्रोग्राम खुलेगा कि ये प्रोग्राम इसके अंदर क्या चीज बनी हुई है। मैम मतलब इसके अंदर ये चीज भी होगी, आईओ स्ट्रीम के अंदर जितने भी मतलब कि हमारे वो सिंबल्स पड़े होंगे, जितने भी हमारे फंक्शंस पड़े होंगे, हम उनको डीपली मतलब हम पढ़ सकते हैं, मतलब हमें पता हो कि बिल्कुल पढ़ सकते हैं, इसको यूज करने से हम ये क्योंकि चीज मतलब ऐसे तो कंपाइल। हम इसको बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। अब हमें जी क्या मैम। पता कि हमने लाइब्रेरी में से कौन सा यहाँ पे जो है वर्ड यूज करना है। हमें ये पता होगा कि इसके अंदर कौन सी जी मैम। प्रोग्रामिंग पाई जाती है, फिर ही हम इसको यूज कर सकते हैं। तो मैम ये हमें मतलब एक्स्ट्रा कहाँ से पता लगेगा मैम, अगर बता दें? ये सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर ही जब मैं इसको इंस्टॉल करवाऊंगी, उसके अंदर ही सारे जी फीचर्स जी मैम। डिफाइन है, उसकी डिटेल भी वहाँ पे डिफाइन है। चलें ठीक है मैम। ठीक है, तो ये वन ठीक बाय है वन मैम। जो वर्क है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बता रहे हैं अभी कि हमने स्ट्रक्चर कैसे अपने प्रोग्राम का डिफाइन करना है सी प्लस प्लस के अंदर। जी मैम ठीक। ठीक है, क्लियर हो गया। यस मैम। नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा उसमें आप लोगों ने अपने लैपटॉप लेके साथ में बैठना है। अगर मोबाइल पे लेक्चर अटेंड करते हैं तो सी प्लस प्लस जो है वो आप लोगों को या तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूँ कि आप लोगों ने इंस्टॉल उसको कैसे करना है, या मैं फाइल ही शेयर कर दूंगी आप लोगों से। अगर इंस्टॉल हो जाएगी वेल एंड गुड, अदरवाइज जो है वो आप लोग अपने लैपटॉप ऑन कीजिएगा, स्क्रीन शेयर करके मैं आप लोगों को दोबारा से इंस्टॉलिंग सिखा दूंगी। ठीक है, जी उसके मैम बाद ठीक जो है। है हमारा वर्क आएगा सी प्लस प्लस पे, वो हम वन बाय वन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको करेंगे ताकि हमारा जो सेमेस्टर के एंड तक है वो आप लोगों को अच्छी तरह से सी प्लस प्लस जो आ जाए, उसकी वर्डिंग भी, उसके अंदर यूज होने वाले फंक्शंस वगैरह भी, और प्रोग्रामिंग उसके अंदर कैसे लिखनी है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है हीडर फाइल्स है। फंक्शन जो है वो किस टाइप में हमने ऐड करना है, या पहले फाइल के अंदर हमने नेम क्या लेना है, ये सारा प्रोसेस हमें पता होगा। फिर हम फंक्शन के अंदर जो हीडर फाइल्स हैं उसका नेम यूज करते हैं, उसे डिफाइन कर सकते हैं। आगे इसका फर्दर सिंटैक्स है कि किस टाइप में उसको हमने हीडर फाइल्स को नेम देना है या कैसे मेंशन करना है। द सिंटैक्स ऑफ यूजिंग हीडर फाइल्स इज एज फॉलोज। डैश का साइन है, फिर उसके बाद है इंक्लूड, यानी कि फाइल हमने इंक्लूड करनी है। डैश का साइन यही डिनोट करता है कि ये ऑटोमेटिकली फंक्शन के अंदर डिफाइन है, प्रोग्राम के अंदर डिफाइन है, हमने सिर्फ इसको यहाँ पे यूज करना है। और उसके बाद हमने हीडर फाइल का जो नेम देना है वो यहाँ पर मेंशन करना है। अब हीडर फाइल का जो नेम है ये एंगल ब्रैकेट्स कहलाती हैं, इसके अंदर लिखा जाता है। द हीडर फाइल्स आर नॉर्मली स्टोर्ड इन इंक्लूड सब डायरेक्टरी। द नेम ऑफ हीडर फाइल इज रिटन इन एंगल ब्रैकेट्स। ये एंगल ब्रैकेट्स कहलाती हैं इन कंप्यूटर लैंग्वेजेस। अदरवाइज हम इसे अपनी मैथ लैंग्वेज में जो है वो ग्रेटर और लेस का साइन यूज करते हैं, ऐसे ही है। हम इसको यस मैम। लेस एंड ग्रेटर की फॉर्म करते हैं। मैथ्स में जो ब्रैकेट्स के साइंस होते हैं उसमें स्मॉल ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है और बड़ी कैपिटल ब्रैकेट है। इसके अंदर जो है यहाँ पे ये साइन जो है ये भी ब्रैकेट को डिनोट करता है, लेकिन ये एंगल ब्रैकेट होती है, डिफरेंट ब्रैकेट है इसलिए एंगल के साथ इसको। द नेम ऑफ हीडर फाइल कैन आल्सो बी यूज्ड इन डबल कोट एज फॉलोज। एंगल ब्रैकेट के अलावा तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं डबल कोट्स के साथ भी, इसको डिफाइन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम इसको एंगल फाइल्स के साथ डिफाइन करें, डिफरेंट वेज में भी डिफाइनिंग उसने बता दी है। कहीं पे इस फॉर्म में भी लिखा जाता है और कहीं पे एंगल ब्रैकेट के साथ भी लिखा जाता है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि किस फॉर्म में इसको डिफाइन किया जाए। अब आईओ स्ट्रीम्स का मतलब उसने बताया कि यहाँ पे इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम्स हैं, इसलिए उसको आई और ओ के साथ दिया हुआ है। फर्दर जो ये है जो भी डिफाइनिंग होगी इसकी हम इसको डिफरेंट वेज में लेंगे। सिर्फ यहाँ पे आईओ स्ट्रीम्स जो है वो मीन है कि हमने इनपुट और आउटपुट के लिए जो उनसे भी फंक्शन चूज करते हैं उनका नेम हमने शॉर्टकट वे में दिया हुआ है। A header file math.h is used in program to use predefined mathematical functions। अब math.h C++ के अंदर मैथ्स के जो फंक्शंस डिफाइन होंगे पहले से डिफाइन होंगे, उनके लिए जो वर्डिंग कहता है यूज होगी वो math.h होगी। पहले सबसे पहले नंबर देने के लिए हम math.h देंगे कि हमारी मैथमेटिक्स की जो डिफाइनिंग है
उसके बाद हम उसके अंदर नंबर्स भी डिफाइन होंगे या फंक्शंस के जो नेम होंगे वो वहाँ पे डिफाइन करेंगे। सेकेंडली कहता है हम इसको इस फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, डबल क्वोट्स के साथ math.age फॉर्म में। अब उससे फर्दर है ब्रैकेट्स हैं, मेन फंक्शन। अब हमने लिखना है मेन फंक्शन। ये तो हमारी थी सिर्फ इंक्लूडिंग के, जो हमने क्या क्या इंक्लूड करना है, ऑटोमेटिकली जो प्रोग्राम के अंदर डिफाइन है उसे इंक्लूडिंग करना है। अब हमने मेन फंक्शन जो है वो खुद से टाइप करना होता है। मेन फंक्शन टाइप करने के लिए ब्रैकेट्स उसने साथ में मेंशन कर दिए, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर मेन फंक्शन को टाइप किया जाता है। ईच प्रोग्राम मस्ट कंटेन मेन फंक्शन। जो भी प्रोग्राम डिफाइन करना है हमने इस फंक्शन की ब्रैकेट्स के अंदर डिफाइन करना है। कंपाइलर इसको तभी एग्जीक्यूट करेगा अगर ये इन ब्रैकेट्स के अंदर है, अदरवाइज इसको कंपाइलर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फंक्शन एज इट इज रन नहीं होगा, स्टेटमेंट एज इट इज ही रहेगी, कोई भी उस पर इफेक्ट नहीं रहेगा, ना ही वो उसे रीड आउट करेगा, एरर दे देगा हमें। एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट कैन बी रिटन इन द बॉडी ऑफ मेन फंक्शंस। किसी भी टाइप के स्टेटमेंट हम डिफाइन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो मैथमेटिक्स की स्टेटमेंट्स होंगी, डिफाइनिंग नंबर्स होंगे, अल्फ़ाबेट्स हैं, क्या चीज़ है, जो भी हमारा फंक्शन होगा, जिस भी टाइप की इक्वेशंस की फॉर्म होगी, हम उसे एज इट इज़ ही डिफाइन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर चेंजिंग करें। कहता वर्डिंग में भी हो सकती है, सिंबल्स भी हो सकते हैं, किसी भी टाइप का फंक्शन हो सकता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर उसने यहाँ पे एग्जाम्पल दी है, वाइड मेन ब्रैकेट्स इसके लिए यूज़ होती हैं। पहले हम फंक्शन लिखेंगे, उसके बाद जो है वो बॉडी ऑफ मेन फंक्शन डिफाइन होगी। बॉडी ऑफ मेन फंक्शन जो है वो हमारे पास ये डिफाइन होगी ब्रैकेट्स के अंदर। फंक्शन जब हमने स्टार्ट करनी है, अपनी स्टेटमेंट डिफाइन करनी, तो कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट और एंड करनी है। मेन फंक्शन जो हमने सिर्फ देना है वो ब्रैकेट की फॉर्म में देना है। यहाँ पे मेन फंक्शन यहाँ पे इस फॉर्म में डिफाइन करना है। फिर उसके बाद जो स्ट्रक्चर डिफाइन करना है वो हमने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डिफाइन करना है। फर्दर नेक्स्ट है सी प्लस। मैम ये वाइड का क्या मतलब है जो मेन के साथ लिखा हुआ है? मैम वाइड वर्ड, वाइड मेन। वाइड मेन, यस मैम ये वर्ड। यस मैम वाइड का क्या मतलब है इसमें? इसमें वाइड मेन हमारा मेन फंक्शन है, उसकी बॉडी यहाँ पे टाइप करेंगे। ये सिर्फ वाइड सी प्लस प्लस की लैंग्वेजेस के अंदर फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। फंक्शन यानी कि आप इसको मीन इस फॉर्म में लें कि ये फंक्शन है हमारा, ये एग्जीक्यूट होना है मेन प्रोसेस के लिए। जैसे मैंने पीछे अभी डिफाइन किया है, डैश का जो बॉक्स है स्पेसिफिक है, ये जहाँ पे डैश का बॉक्स अप्लाई होगा इट्स मीन कि यहाँ पे हमने ऑटोमेटिकली ही पहले से प्री डिफाइंड प्री प्रोसेसर फंक्शन जो हैं उससे सी प्लस प्लस ने यहाँ पे रीड करना है। जो वाइड का मीन है, ओके वाइड मैम। के मीन के अकॉर्डिंग फंक्शन है ये जो खुद से हम लोगों ने दिया है, ये प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं है। वाइड का जस्ट यहाँ पे मीन ये है कि यस वाइड मैम। मेन, इसके बीच में जो फंक्शन दिया हुआ है ये प्रोग्रामर ने खुद से फंक्शन दिया है। इस प्रोग्रामिंग को फंक्शन ने रीड आउट करना है एज ए फंक्शन, इसका हमने रिजल्ट देना है। जो हमने खुद से ओके फंक्शन मैम। लिखना है वो वाइड मेन का पॉइंट दे के फिर फंक्शन लिखना है। जो पहले से यूज चीज है उसके लिए साइन डैश का होगा। फंक्शन जो प्रोसेस करना है वो हमने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर देना है। सी प्लस प्लस की स्टेटमेंट है आगे कि हमने बॉडी के अंदर क्लोज ब्रैकेट्स किस फॉर्म में देनी है। द स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम आर रिटन इन कर्ली ब्रैकेट्स। अब जो स्टेटमेंट हमने लिखनी है प्रोग्राम देने के बाद, फंक्शन देने के बाद, वो हमने कर्ली ब्रैकेट्स में लिखनी है कि प्रोसेस क्या होना है। द कर्ली ब्रैकेट्स इज कॉल्ड, ये वाली जो ब्रैकेट है साइड से ओपन होती है, ओपन ब्रेस कहलाएगी, और सेकंड वाली जो है जहां से क्लोज होगी वो क्लोज ब्रेस कहलाती है। द ब्रेसिस इज आल्सो नाउन डीलिमिटर्स। डीलिमिटर्स का वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज किया है कि इस लिमिट के अंदर अंदर जो फंक्शन है उसे हमने प्रोसेस करते हुए आफ्टर प्रोसेसिंग स्क्रीन पे सिर्फ उसी का रिजल्ट डिफाइन करना है। बाकी और जो फंक्शन हमने मेंशन किया है सारे का सारा लाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वही प्रोसेस हमारे पास डिफाइन होगा। A statement in C+ language is an instruction for the computer to perform a task. Computer performs these instructions one by one in the same sequence in these instructions are written. अब instructions को किस फॉर्म में रिटर्न करना है, अब डिटेल यहाँ पे देखें। The following examples explain the basic structure of C++. इसमें प्रोग्रामिंग नहीं लिखी अभी, सिर्फ स्ट्रक्चर डिफाइन किया है। स्ट्रक्चर के अंदर जब ये साइन आएगा तो ये प्री प्रोसेस डायरेक्टिव्स हैं, यानी कि लाइब्रेरी के अंदर से जो हमने फंक्शन चूज किया हुआ है यहाँ पे हम उसको लिखेंगे
डैश साइन के साथ इंक्लूड, यानी कि ये इंक्लूड करना है ऑटोमेटिकली सी प्लस ने, लैंग्वेज ने, जो भी हम यहाँ फंक्शन देंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद मेन फंक्शन हम यहाँ पे चले जाएंगे वाइड। वाइड का मतलब ये यूज होगा कि ये फंक्शन जो है वो खुद से डिफाइन किया, मेन चीज ये है। उसके बाद जो उस पर प्रोसेस होगा वो हमने कर्ली ब्रैकेट्स में देना है। प्रोग्राम बॉडी भी इसे बोलते हैं। सी प्लस प्लस की जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन हमने डिफाइन करनी है कि फर्दर ये प्रोग्राम जो हमने डिफाइन किया है इसके ऊपर आगे प्रोग्राम के अंदर प्रोग्रामिंग कौन सी अप्लाई होगी और हमें रिजल्टेंट क्या चाहिए। यहाँ पे कॉड के वर्ड के साथ उसने यूज किया हेलो वर्ड। स्टेटमेंट टर्मिनेटर ने इसको हमें सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे यही शो करना है, इसके अलावा उसने कुछ भी शो नहीं करना। सारा का सारा प्रोसेस जो है वो जो भी हम डिफाइन करेंगे अपना फंक्शन वाइड मेन के अंदर, उसके बाद जो हमें रिक्वायरमेंट है वो हम रिजल्ट यहाँ पे लिखेंगे। रिजल्ट लिखने के बाद जो ऑटोमेटिकली प्रोसेस होगा, प्रोसेस के बाद सिर्फ और सिर्फ हमारे पास आंसर आएगा उसका जो भी डिफाइनिंग करनी है। पूरा प्रोग्राम चाहिए तो पूरा प्रोग्राम जैसे कि A+B लेते हैं, यहाँ पे मेन फंक्शन में मैं लिखूंगी कि मैंने दो फंक्शंस की एडिशन करनी है, तो यहाँ पे फंक्शन लिखूंगी A नंबर वैल्यू एंड B नंबर वैल्यू एंड एडिशन ऑफ बोथ, और मैं यहाँ पे लास्ट पे ये भी लिखूंगी स्टेटमेंट ओवरऑल जो है उसका रिजल्ट मुझे शो करेगी। तो रिजल्ट के तौर पे आपको सिर्फ आंसर नहीं आएगा, पूरा का पूरा फंक्शन नजर आएगा कि हमने पूरा का पूरा फंक्शन किस टाइप में प्रोग्राम डिफाइन करके अप्लाई किया। द फर्स्ट लाइन ये सारा उसने डिफाइन कर दिया दोबारा से। इन अबव एग्जांपल द फर्स्ट लाइन इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव टू इंक्लूड अ हीडर फाइल। जो हीडर फाइल्स हैं वो वहाँ पे डायरेक्टली यूज होंगी, सिर्फ उसको यूज करने के लिए डैश और इंक्लूड का साइन यूज करना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग लिखते वक्त आप डॉट, सेमीकोलन, क्वेश्चन मार्क अगर आगे पीछे करेंगे तो आपका प्रोग्राम जो है वो रन नहीं होगा, एरर आ जाएगा। इसलिए तमाम वर्डिंग जो है वो जल्दी से अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है ताकि फर्दर प्रोसेस करते वक्त प्रॉब्लम नहीं हो। द सेकेंड लाइन इज मेन फंक्शन वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट्स। सेकेंड लाइन जो है वो कहता है मेन फंक्शन की एग्जीक्यूशन है जो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेगी हमारे पास, और आगे जो प्रोग्राम डिफाइन करेंगे वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डिफाइन करेंगे। अब जो वर्ड है यहाँ पे कॉड का वर्ड उसके यहाँ पे पूरा डिफाइन किया है कि कॉड का वर्ड यहाँ पे क्यों यूज किया गया है। आप लोगों ने मेरे से क्वेश्चन नहीं किया कि यहाँ पे कॉड का वर्ड क्यों लिखा गया है। मैम ये कॉड उसके आउटपुट के अलावा लिए है। दो एंगल्स की ब्रैकेट्स हैं, यस मैम। मैंने यहाँ पे बता भी दिया है, दोबारा से शायद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कॉड यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स में वो स्टेटमेंट है जो हमें प्रिंट आउट के तौर पे स्क्रीन पे उसका मैसेज चाहिए कि रिजल्टेंट आंसर ये चाहिए। जो चीज़ हमें रिजल्टेंट चाहिए वो हम कॉड के अंदर लिखेंगे। जैसे हमारा मेन फंक्शन जो है वो वाइड वर्ड यूज करते हुए आएगा। फंक्शन पहले से जो डिफाइन है उसको हम डैश और इंक्लूड के साथ लिखेंगे। अपना जो फंक्शन खुद से डिफाइन करें वो वाइड के साथ आएगा। जो रिजल्ट हमें डिफाइन करना है प्रोग्राम उसकी बॉडी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद जो फर्दर है हमारे पास ये डिफाइनिंग होगी। यूजिंग कॉड, द कॉड ऑब्जेक्ट इज यूज टू प्रिंट अ मैसेज ऑन अ स्क्रीन। इसे स्क्रीन पे मैसेज शो करने के लिए वर्ड को यूज करते हैं कि ये मैसेज जो है स्क्रीन पे शो होगा, रिजल्टेंट हमारे पास ये आएगा। द मैसेज में कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स एंड वैल्यूज। स्ट्रिंग्स एंड वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कर सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। स्ट्रिंग जो है वो करेक्टर्स कहलाते हैं, सिंबल्स होते हैं करेक्टर्स वगैरह की फॉर्म में। द कॉड ऑब्जेक्ट इज यूज विद द इंसर्शंस ऑफ ऑपरेटर। दो ऑपरेटर्स हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे, इसे आप ऐसे ही कर लें। एंगल ब्रैकेट्स, डबल ब्रैकेट्स हैं ये एंगल्स की, ऊपर हमने सिंगल ब्रैकेट लिया है, ये डबल है। एनीथिंग रिटन आफ्टर द इंसर्शंस ऑपरेशन इज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। सारा कुछ प्रोसेस होने के बाद हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पे। लेक्चर आपके साथ एंड होने लगा है, थोड़ा सा काम आप लोगों ने खुद करना है। सेकंड वाले चैप्टर में 2.5 जो ये टोकन दिया गया है, टोकन और वाइट स्पेस, ये दो टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे से, ये आप लोगों ने खुद करने हैं। उसके अलावा टर्बो C++ जो है वो एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा, दोबारा से मैं इसको रिव्यू करूंगी, फिर हम इसको इंस्टॉलिंग फॉर्म में लेके आएंगे। CR अब आप अटेंडेंस ले लो। ओके मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ पूछना चाह रही हैं तो मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम मैंने पूछा था कि टर्बो C+